आज हम एक ऐसे कपल की बात करेंगे जो किसी पार्क वार्क में घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि अगर किसी लूप पर वो दोनों कपल लग जाते हैं तो फिर उस लूप को घुमा करके ही छोड़ेंगे। तो आज हम एक ऐसे ही करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखेंगे हम, और उस पर देखेंगे कि कपल लग रहे हैं। कपल का मतलब दो फोर्सेस, यहाँ फिजिक्स में भी कपल होता है जिसमें दो फोर्सेस होते हैं, उनकी डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती है, और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगते हैं। ठीक है, अगर सेम पॉइंट पर लगते, इक्वल एंड अपोजिट होते, तब तो कैंसिल आउट हो जाता है उनका जो प्रभाव है, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस पर लगते हैं जिसकी वजह से वो कपल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी कपल का फॉर्मेशन होता है फिजिक्स में, तो वो किसी पार्क वार्क में घूमने नहीं जाते, वो करते क्या है, कपल टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। और टॉर्क क्या करता है, किसी बॉडी को घुमाने का प्रयास करता है, रोटेट कराने का प्रयास करता है। बस यही आज का टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम सामने दिखाई दे रहा है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखा गया है और उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा कपल की वजह से। कपल यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, कोई दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जो किसी पार्क में घूम रहे हैं। यहाँ जो कपल की बात हम करेंगे, कपल होंगे दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगी क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन जो है, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर सेम लाइन में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उनका प्रभाव जीरो हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जाता है। और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो आए तो फिर क्या होगा, वहाँ पर टार्क वार प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो परमानेंट मैग्नेट को लेकर के बनाएंगे। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करके हमने रखा है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम बना देते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल है और फिर साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और ये हमने परमानेंट मैग्नेट यहाँ यूज़ किया है, तो इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, हर एक पॉइंट पर बराबर होगी। जो फील्ड लाइन्स यहाँ पर हम खींचेंगे वो इक्वी स्पेस्ड होगी, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। चाहे तो हम यहाँ पर क्या करें, इस तरीके से लाइन से ऐसे ऐसे खींच सकते हैं और हर एक लाइन के बीच में हम बराबर डिस्टेंस दिखाएंगे। और इसी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पता चलेगा कि भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर बराबर है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके भीतर एक लूप को रखा जाएगा और हम जो लूप रखेंगे यहाँ पर रखेंगे रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप रखेंगे जो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। लूप होता क्या है, एक तार को हम मोड़ करके रेक्टेंगल के फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, तो वो बन जाता है रेक्टेंगुलर लूप। बस ऐसे ही। और इसको हम क्या करेंगे, ये जो बी दिखाई दे रहा है इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए रखेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर ऐसे बना दिए और फिर ये जो है लूप हो गया। हम कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ पर रखेंगे। बाकी वो अलग बात है कि एक बार वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका प्लेन होगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसका प्लेन होगा। तो ये हम केसेस बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लूप को हम क्या करेंगे, इस बी के साथ थीटा डिग्री बनाते हुए रखेंगे। ठीक है, तो हमने एक लूप बना दिया यहाँ पर भाई, ऐसे लूप बनाया, ये लूप हो गया। अब इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे ले जाएं, ये हुआ। और फिर क्या करेंगे, ये ऐसे मिलाएंगे। अब ये लूप जैसा दिख रहा है कि नहीं, लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो साइड्स हैं इसको ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी वाली जो साइड है उसको बी सपोज कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर बी सपोज कर लेते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया इसका होगा बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए होगा। और इसको, इस जो रेक्टेंगुलर लूप है इसको एक एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर सस्पेंड करेंगे, मतलब लटका के रखेंगे या पकड़ के रखेंगे। और इसका एक एक्सिस होगा जो इसके मिड पॉइंट से, ये जो लूप दिखाई दे रहा है इसमें जो वर्टिकल लाइनें खींचेंगे तो इसके मिड से जानी चाहिए।
ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। अगर हम इस लूप के एक्सिस की बात करेंगे तो ये अपना एक्सिस बना रहे हैं हम, ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सिस है। अब ये जैसे घूमेगा, मान लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये एक्सिस के अलॉन्ग ही घूमेगा। अगर घूमेगा तो घूमेगा कब, जब कपल लगेंगे तो। और इसमें खास बात ये भी है कि भाई ये जो लूप है इसमें करंट हम फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रही है, एक करंट फ्लो कर रही है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जो है आई करंट यहाँ फ्लो कर रही है, सेम करंट यहाँ भी आ रही है, सेम करंट यहाँ भी आ रही है, सेम करंट यहाँ भी आ रही है। मतलब इसमें पूरा जो आई करंट है, आई एम्पियर की करंट पूरा सर्कुलेट कर रही है। तो करंट का रेंज लूप हो गया, जिसे हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया है। इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रख दिया है और इसको कुछ एंगल बनाते हुए रखा है। अब एंगल को कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये होता ही है, बिल्कुल नेचुरली होता है, इसमें जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमेशा जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करता है हमेशा। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो लूप है कुछ एंगल बना रहा है। लेकिन जो हम एंगल यहाँ पर बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ठीक है, फिक्स है। ठीक है, वो तो बदलेगा नहीं, हमेशा एन से एस की तरफ होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। लेकिन ये जो एंगल हम बात करेंगे, ये जो एक्सिस है या फिर ये जो लूप है, लूप से मैग्नेटिक फील्ड के एंगल की बात नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल की बात नहीं करेंगे। मतलब जो एंगल हम लेंगे यहाँ पर, वो लूप के प्लेन से और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल की बात नहीं करेंगे। हम किसी लूप को, या जैसे ये प्लेन ही है, ये अपना व्हाइट बोर्ड प्लेन है, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहें तो क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं और वही इस पूरे लूप को, इस पूरे प्लेन को और या पूरे सरफेस को डिफाइन करता है। ठीक है, वही उसकी डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ भी लूप जो दिखाई दे रहा है, उस लूप के यहाँ पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेंगे जो इस बी के साथ, ठीक है, बी इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, बी के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। इसको सपोज कर लेते हैं ये एम वेक्टर है। ठीक है, इसको क्या एम वेक्टर सपोज कर लेते हैं, एम वेक्टर है जो इस प्लेन के, इस लूप के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर को डिफाइन भी कर रहा है। ये बता रहा है कि डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए। हमेशा जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर आता है उसी से हम उस सरफेस को, उस प्लेन को, उस लूप को डिफाइन करते हैं, वो परिभाषित करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। भले लूप चाहे जिधर हो, लूप से परपेंडिकुलर जो लिखते हैं वही उसी के साथ डायरेक्शन वगैरह सब कुछ हम मेजर करते हैं। तो बी के साथ इस परपेंडिकुलर का जो इस लूप के पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, इसके साथ एंगल थीटा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस पर फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा फोर्स जब लगेगा यहाँ पर, तो ये करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रही है और यहाँ पर भी करंट आई फ्लो कर रही है। ऐसे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इसके 4 एंड्स हैं, 4 साइड्स हैं। रेक्टेंगुलर लूप है, इसके 4 साइड्स हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली। इसकी साइड की भी मेजरमेंट अपना ए होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये वाला बी होगा, यहाँ से लेकर के बी होगा। ठीक है, तो इन चारों साइड पर जो फोर्स लगेंगे उनको बारी बारी से यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यों ना हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें। फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम इस मिडिल फिंगर को फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल को जानते हैं, वो ऐसे होता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और उसके बाद जब फोर्स लगता है इस चार्ज पर, वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब करंट फ्लो करती है चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से जो करंट हम यहाँ लिए हुए हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, मान लिया अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये करंट इधर फ्लो कर रही है ऐसे, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मोशन कर रहे होंगे। तो हम डायरेक्शन लेंगे, अपना जो मिडिल फिंगर है इस चार्ज के मोशन की तरफ फैलाएंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, करंट की तरफ फैलाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब जैसे देखा हमने, यहाँ पर फील्ड अपनी ऐसे है, लेफ्ट से राइट है, इस तरीके से एक्स एक्सिस आप मान सकते हो। इधर को अगर आप एक्स एक्सिस मानो, ठीक है, इधर को आप वाई एक्सिस मानो, ठीक है, इसमें इधर को जेड मान लो। यहाँ पर मान लिया प्लेन की अगर हम 3D की बात कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फील्ड है, तो फील्ड की तरफ हम अपना 4 फिंगर फैलाएंगे और करंट इधर फ्लो कर रही है, चार्जेस उधर फ्लो कर रहे हैं।
और ये जो मिडिल फिंगर है इसको हमें चार्जेस की तरफ लेकर के जाना, चार्जेस की मोशन की तरफ, ठीक है। ये उंगली ऐसे ही रहनी चाहिए। अब क्या होगा, जब चार्जेस की तरफ लेकर के जाएंगे इसको हम, तो कैसे लेकर के जाएंगे, हम ये 4 फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में फैलाएंगे। ये करंट जो फ्लो कर रही है इधर सामने की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन जो चार्जेज हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अपना 4 फिंगर रखेंगे। बाकी जो ये करंट की डायरेक्शन है उसको हम नहीं लेना, हमें चार्जेज की डायरेक्शन को लेना है। तो ऐसे ये जो अपना मिडिल फिंगर है इधर तरफ रखेंगे और फिर जो फोर्स आएगा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इस साइड पर, ठीक है। ये जो अपनी साइड है ऊपर वाली साइड, इसका कुछ नाम भी रख देते हैं, यहाँ पर नाम रख देते हैं अपना ABC और D, यानी जो AB साइड है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड फोर्स होगा, ठीक, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट अपनी ऐसे फ्लो कर रही है अंदर की तरफ, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसे रखना है क्योंकि चार्जेस को हमने अपनी तरफ लेना है, चार्जेस अपनी तरफ फ्लो कर रहे हैं जब करंट पीछे फ्लो कर रही है तो, और फिर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स आएगा, यहाँ पर ये फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, F2 ले लेते हैं इसके, ठीक है। अब देखा हमने कि ये एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग ही ये दोनों फोर्स लग रहे हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब एक फोर्स अपना नीचे की तरफ लग रहा है F1, ठीक है, और इसी लाइन में एक फोर्स अपना लग रहा है ऊपर की तरफ F2, ठीक है। और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, F1 और F2 क्या है, ये दोनों बराबर भी हैं, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है। जब मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो मतलब इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ कोई टॉर्क और प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी वजह से जो टॉर्क होगा या फिर कहें जो फोर्स है, फोर्स तो जीरो होगा, ये टॉर्क भी जीरो होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मसला यहाँ पर क्या है, बस बचते हमारे पास ये है, ये वाली साइड AD साइड और ये BC साइड, ये बचती है। इस साइड पर जो फोर्स लगेंगे वही कपल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब इस लूप पर ये जो ऊपर वाली साइड्स हैं AB और CD, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। बात सिर्फ ये है, ये जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है अपना जो AD है और ये BC है जो वर्टिकल साइड है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इस पर भी फोर्स को हम देख लेते हैं। देखें यहाँ करंट नीचे की तरफ बह रही है, तो हम क्या करेंगे, चार्जेस के मोशन को ऊपर की तरफ लेंगे। यहाँ भी करंट ऊपर की तरफ बह रही है, तो चार्जेस के मोशन को हम यहाँ नीचे की तरफ लेंगे और हम अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे बह रही थी, लेकिन हमें क्या करना है कि चार्जेस के मोशन को लेना है, इस मिडिल फिंगर को चार्जेस की मोशन की तरफ करना है, मतलब ये हो गया। तो ये एक फोर्स मिलेगा हमें अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स मिलेगा इस वाली साइड पर अंदर की तरफ फोर्स मिलेगा और इसको हम F3 सपोज कर लेते हैं अंदर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लेना है, तो अपना 4 फिंगर इसी डायरेक्शन में रखेंगे और चार्जेस फ्लो कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो ऐसे हम इस मिडिल फिंगर को रखेंगे और फिर क्या होगा, अपनी साइड इधर बाहर की तरफ एक फोर्स मिलेगा हमें जो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसे हम F4 सपोज कर लेते हैं, F4। अब देखें, ये भी दोनों जो फोर्सेज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। ये इस साइड पर लग रहा है पहला वाला F3 फोर्स और ये वाला साइड जो है, ये वाला जो फोर्स है वो कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है और इस डिस्टेंस की वजह से ही यहाँ कपल का फॉर्मेशन होगा और कपल जब बनेंगे तो टॉर्क लगाएंगे, इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप को घुमाने का प्रयास करेंगे, घुमाएंगे भी, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन की, ठीक है। अगर हमने यहाँ टॉर्क मिल रहा है, यहाँ पर कपल मिल रहा है, तो कपल को थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अपना जो AB साइड, अपना जो DC है, इसको ऐसे ले लेते हैं। इसकी साइड हमने देखा कि भाई इसका जो साइड है वैल्यू इसकी कितनी है, A है, A सेंटीमीटर या A यूनिट है ये वाली साइड, ठीक है। अब ये वाली साइड, ठीक है, इस पर एक नॉर्मल खींचा गया है, ठीक है, इस पर एक नॉर्मल खींचा गया। इसकी साइड की वैल्यू को हम यहाँ ना दिखाएं क्योंकि अभी थोड़ा सा, अब यहाँ एक नॉर्मल खींचा जाएगा और यही नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल अपना जो है M के बराबर है, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इन्हीं के बीच का एंगल थीटा था, ठीक है, इन्हीं के बीच का एंगल थीटा था। अब ये साइड जो दिखाई दे रही है, अब हमें साइड, अब यहीं पर फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो अंदर, एक तो बाहर की तरफ यहाँ लग रहा है फोर्स हमें F4, ठीक है, और एक अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स हमें हमारे पास, ठीक है, F3 लग रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे,
इस फोर्सेस को, इन फोर्सेस को हम क्या करेंगे भाई, इन फोर्सेस को यहाँ पर हम थोड़ा सा फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ये ठीक से अब यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये फोर्स अपना F3 होगा और एक जो फोर्स होगा इसे हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ये फोर्स बाहर की तरफ है F4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा कि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कैसे मिलेगी, बिल्कुल ऐसे मिलेगी, जब हम थोड़ा सा आगे जा करके और यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, बस यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, टॉर्क निकालने के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये F3 की डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये पूरी साइड, ये क्या है, A है, ये वाली A साइड है। ये एंगल थीटा जो दिखाई दे रहा है, इस साइड पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है M, और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अगर ये जो साइड की बात करते हैं, इस परपेंडिकुलर के 90 डिग्री पर होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं, जो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है हमें, ये वाली लाइन दिखाई, इसके परपेंडिकुलर, ये B के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, F3 जो फोर्स है। तो मतलब जो फोर्स होगा, अब ये जो थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, ये इस लूप की साइड के परपेंडिकुलर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे और इस लूप का जो परपेंडिकुलर है उसके परपेंडिकुलर एक अपनी साइड है ही, तो इनके बीच का एंगल वही हो जाएगा। मतलब जो थीटा है वो यहाँ पर भी आ जाएगा, यही थीटा भी यहाँ पर भी होगा, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ कॉस थीटा वाला होगा, ये साइन थीटा वाला होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी A साइन थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर वाली, ये वैल्यू हो जाएगी A कॉस थीटा। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। यही अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही इसी की ज़रूरत है, और हमें टॉर्क निकालने के लिए इसी की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे, सब कुछ हमने देख लिया, डायरेक्शन वगैरह देख लिया, अब टॉर्क निकालना है हमें, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दोनों फोर्स के बीच में निकाल दिया है। हमने देखा कि AB और CD पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कोलिनियर है, ये कहीं लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक एक्सिस पर है, और इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई कपल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो AD और BC साइड पर जो फोर्स लग रहे हैं F3 और F4, ये यहाँ कपल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर हम टॉर्क की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क ऑन द लूप ABCD, इस टॉर्क की बात करते हैं तो क्या होगा, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर होता क्या है, दोनों जो फोर्स है इक्वल होते हैं, तो कोई एक फोर्स लिखते हैं हम, फोर्स, उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जो फोर्सेज हैं, कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पर है, F3 है एंड F4 है, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर जो फोर्स हम लिखे हुए हैं, ये कौन सा फोर्स है, लॉरेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, लॉरेंस फोर्स है, जो हम जानते हैं कि लॉरेंस फोर्स अपना, लॉरेंस फोर्स ये है लॉरेंस फोर्स, और ये होता है, जो लॉरेंस फोर्स होता है F बराबर B, और जो करंट फ्लो करती है वो, और जो लेंथ होती है वो, उसके बाद साइन थीटा लगता है, ठीक है। ये वैल्यू आती है लॉरेंस फोर्स की। तो यहाँ पर भी जो लॉरेंस फोर्स है वो ऐसे ही हम लिखेंगे, यहाँ पर जो लॉरेंस फोर्स होगा। और लॉरेंस फोर्स को लिखने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, B जो है वो तो है ही, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अभी लिख रहे हैं, आगे हम वेक्टर फॉर्म भी इसका बनाएंगे। I करंट फ्लो कर रही है, I करंट यहाँ भी फ्लो कर रही है। जो लेंथ है इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल b है, इसकी भी स्मॉल b है, ठीक है। तो स्मॉल b लिखेंगे यहाँ पर L की जगह पर, और उसके बाद साइन थीटा लिखेंगे। थीटा देख लेते हैं, थीटा किसके बीच का एंगल है, इस B और L के बीच का एंगल है, ठीक है। ये जो लेंथ दिखाई दे रही है वो, और ये जो B है, लेंथ अपनी ऐसे वर्टिकल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इस तरीके से x डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो हमेशा चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चाहे वायर अपना जो है चाहे जैसे हो, ठीक है। अगर ये ऐसे है, ठीक है,
तो वायर अपना चाहे जैसे इधर की तरफ हो अपना लूप, चाहे इधर की तरफ हो, ये हमेशा इनके बीच का जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का, वो क्या है, लेंथ वाला एक वेक्टर होगा। लेंथ जो है उसे करंट एलिमेंट कहते हैं, उसका जो वेक्टर है, ठीक है, वो डायरेक्शन है तो वेक्टर है ही, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 रखेंगे, साइन 90, और साइन 90 हो जाता है 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज, इन दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई, अभी अभी आई है ए साइन थीटा, इसको उठा कर रख देते हैं, ए और साइन में थीटा है ये वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, बी आई बी और फिर ए भी आया है और फिर साइन थीटा आया है। ठीक है, थोड़ा सा और बदलें, ये जो ए है और बी है ये क्या है, ये दोनों लेंथ और ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर लूप का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर, तो क्यों हम इसकी जगह पर a इंटू बी की जगह पर एरिया क्यों ना लिख दें, तो b और i और फिर a है और फिर साइन थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया अपना टाउ का। ठीक है, ये है अपना टॉर्क। ठीक है, ये अपना टॉर्क है। लेकिन देखें, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है सिर्फ एक वायर नहीं, इसमें कई सारे वायर होते हैं। हमेशा एक इस तरीके से एक लूप बनाया जाता है, क्वाइल बनाई जाती है जिसमें कई सारे वायर होते हैं, इस तरीके से लपेटे हुए होते हैं, 100 200 300 400 इस तरीके से इसके फेरे होते हैं, तब जाकर के ये क्वाइल बनता है। उसी क्वाइल को यहाँ इसके बीच में रखा जाता है मैग्नेट के बीच में, और वही चीज़ घूमता है। बिल्कुल जो हमारे पंखे में जो सिस्टम है, मोटर में जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, जो घूमने वाला काम करते हैं, घुमाने वाला काम करते हैं। ठीक है, बैटरी से जो भी चलते हैं, जो मोटर चलता है, जो पंखा चलता है, वो इसी प्रोसेस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसमें होता क्या है कि सिंगल वायर नहीं रखते, कई सारे वायर रखते हैं, जिसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इस पूरे क्वाइल में n है, मान लेते हैं n है, 100 200 300 उसकी वैल्यू कुछ होगी, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो भी n टाइम्स हो जाएगा, और इसी वजह से n टाइम्स मतलब जो टर्न है, मतलब जो फेरे हैं, वो इसी वजह से बढ़ाए भी जाते हैं कि टॉर्क बढ़ जाए। टॉर्क बढ़ेगा तो वो तेज़ी से घूमेगा। ठीक है, सेम करंट फ्लो कराएंगे वो तेज़ी से घूमेगा। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम टॉर्क ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि n टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस क्वाइल में वो कितने हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल एन। जब ऐसा होगा तो फिर से टाउ की वैल्यू लिखेंगे, क्या अपना जो एन लिखेंगे, फिर बी आई ए लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, यही बिल्कुल है। अब देखें ज़रा, एक वैल्यू और है यहाँ पर एन और आई और ए। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एन आई ए यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पर इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन आई ए इसकी जगह पर स्मॉल एम रखेंगे। बाकी बचा है क्या, बी बचा है, और उसके साथ क्या बचा है, साइन थीटा बचा है। ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर होता है। यहाँ क्या करेंगे भाई, सिर्फ ये बताएंगे हम जो है कि एन आई ए जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसको हम इस तरीके से इसके मैग्नीट्यूड को स्मॉल एम से दिखाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक मोमेंट भी एक होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसे हम स्मॉल पी से दिखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। ठीक है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एन आई ए होती है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होती है, जो यहाँ हमने अभी बनाया था ना एरिया वेक्टर का ये चीज़। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन है, इस वजह से यहाँ स्मॉल एम हमने बनाया था। और उसके बाद अब देखें एम बी साइन थीटा है। अब इसको हम अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इस टॉर्क को, तो क्या होगा, m के साथ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इनटू कर देते हैं क्रॉस को, b के साथ क्रॉस कर लेते हैं, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी। क्लियर है, तो हम इसको टॉर्क को इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये हमेशा काम करता है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अपना होता था जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो स्मॉल पी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपना होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये जो कैपिटल एम स्मॉल एम है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ साउथ से लेकर के नॉर्थ तक।
और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये तो हमने अभी बनाया था, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि एनालॉगस है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये एनालॉगस है बिल्कुल, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में भी वही काम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फार्मूला, और इसी फार्मूले की दरकार थी हमारे पास, क्या होगा इसका जो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है एम बी साइन थीटा, जहाँ पर m की वैल्यू n आई ए है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N, I करंट है और a है एरिया। इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर के बराबर होती है, इसी के अलोंग होती है, इसी के साथ चलती है, इसी के डायरेक्शन में होती है। तो आज हमने ये देखा कि यहाँ पर जो अपना टॉर्क है, एक करंट कैरिंग लूप के पर जो लग रहा है टॉर्क, वो कपल की वजह से लग रहा है। दो फोर्सेज जो लग रहे हैं दोनों साइड पर, इस AD और BC साइड पर कुछ दूरी पर लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कपल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी वजह से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो फोर्स है वो कपल का फोर्स है, इसे लॉरेंज फोर्स भले कहें, लेकिन ये जो फोर्स है वो कपल वाला फोर्स है, मतलब उस कपल में से कोई एक फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे और वही काम करेगा लॉरेंज फोर्स का। और फोर्स के साथ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उन दोनों के बीच की, और फिर यही बन जाता है अपना टॉर्क। टॉर्क का यही डेफिनेशन भी है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेज, यही होता है। तो आज हमने ये पूरा फार्मूला डिराइव किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा जो इसमें एनालॉगस तो है ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है वैसे इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हुआ करता था, जिसकी डायरेक्शन अभी मैंने बताया है कि भाई ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था, सेम चीज़ है, ठीक है। अब ज़रा देखें कि ये कुछ केसेस यहाँ पर लेते हैं और कुछ केसेस के हिसाब से यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला जो केस है यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल है इसके साथ, जो इस प्लेन पर नॉर्मल है वो बी के साथ 0 एंगल बनाए। जब 0 एंगल बनाएगा तो होगा क्या, देखें बी ऐसे है और ये नॉर्मल हमने इस तरीके से हमने प्लेन को रखा था, इसके बीच का ये नॉर्मल है और नॉर्मल इसके साथ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर नॉर्मल 0 एंगल बनाए मतलब हमने क्या करना है, इस प्लेन को ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है। अब ये नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, जिस 0 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब लूप कैसा हो गया, लूप को हमने देखा कि लूप जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्या होगा, लूप इज परपेंडिकुलर टू बी के साथ लूप क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। या फिर अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल जो वेक्टर है वो क्या है, इसके साथ बी के साथ पैरेलल है, ठीक है। 0 डिग्री बना रहा है मतलब पैरेलल है, एंटी पैरेलल भी नहीं, पैरेलल है। उस केस में होगा क्या, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साइन 0 और टाउ कितना हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, साइन 0 0 हो जाएगा और फिर m और b है और साइन 0 करेंगे, साइन 0 की डिग्री की वैल्यू 0 आती है। ये पूरा का पूरा जो टाउ है यानी टॉर्क इस पर कुछ लगेगा ही नहीं, जब यहाँ पर जो लूप है अपना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर जो उसका लूप का एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाए, 0 डिग्री पर हो जाए, उस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा और कोई टॉर्क भी यहाँ पर लगेगा नहीं। और ये जो है, ये जो कपल जो बन रहे हैं वो इसको घुमा नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद केस सेकंड को लेते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम इस थीटा की वैल्यू को कुछ और रखेंगे और इसको हम रखने जा रहे हैं, केस सेकंड है, केस सेकंड में रखने जा रहे हैं थीटा की वैल्यू को 90 रखने जा रहे हैं, 90 डिग्री। जब साइन थीटा 90 रखेंगे तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ जहाँ भी 90 साइन 90 आएगा वहाँ 1 रख देंगे। अब टाउ की बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है वो 90 है, थीटा 90 का मतलब होगा कि लूप है वो अब जो है लूप वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, ठीक है। मतलब लूप ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे, लूप का जो नॉर्मल वेक्टर है वो अब फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन लूप क्या है, लूप इस बार पैरेलल है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। एक तो लूप और लूप पर जो नॉर्मल वेक्टर खींचा गया है वो, अगर एक 0 है तो दूसरा 90 होगा, दूसरा 90, अगर पहला 90 दूसरा 0 होगा, वही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल हम m यहाँ पर वैल्यू रखेंगे m और फिर उसके बाद b है और साइन 90 रखेंगे और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और फिर हो जाएगा। इस बार जो हमें टाउ मिलता है, जो टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलता है,
m और b मिलता है। ठीक है, m क्या है, स्मॉल m है ये मैग्नेटिक मोमेंट, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है। इस बार मैक्सिमम मिलता है हमें, इस बार टॉर्क क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, इससे ज़्यादा टॉर्क तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ज़रा देखते हैं कुछ इस इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड देखते हैं। अपना जो अपना टॉर्क है, इस करंट कैरिंग लूप पर जो अपना टॉर्क लग रहा है, जो कपल की वजह से लग रहा है, उस पर कुछ खास बातें देख लेते हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ इरेज करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बताएंगे। किसके बारे में, यही जो टॉर्क अपना प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक, इसको आप नोट्स भी कह सकते हो। नोट्स में लिख लेना कि नोट्स में इसके साथ जो अपनी अटैच्ड नोट है उसके बारे में। इस टॉर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली बात तो यही है कि टॉर्क का फार्मूला देखें। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया, और फिर जो है इस एरिया वेक्टर कह लेते हैं, या फिर जो लूप के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो नॉर्मल वेक्टर है वो, और इस बी के बीच की एंगल, इसके साइन थीटा पर, इसके साइन पर डिपेंड कर, उस एंगल के साइन पर डिपेंड कर रहा है। देखा हमने कि यहाँ पर जो पूरा टॉर्क है वो ए पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि मतलब ये जो इसकी डायमेंशन पर ऐसे डिपेंड कर रहा है, मान लिया लेंथ पर डिपेंड कर रहा है या ब्रेड पर डिपेंड कर रहा है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर लूप है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एरिया पर डिपेंड कर रहा है, इसके शेप पर नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये डज नॉट डिपेंड, ये टाउ की बात करेंगे, टाउ डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ लूप। ये लूप के शेप पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। शेप चाहे जैसा हो, बस हमें एरिया से मतलब है। ठीक है, ये सर्कुलर हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस एरिया हमें चाहिए। एरिया से मतलब है हमें, चाहे कोई भी लूप इसके अंदर डालते हैं, एरिया से मतलब है। टॉर्क जो है एरिया पर डिपेंड करेगा, इसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर शेप जो है शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एरिया पर डिपेंड तो करता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, आई करंट पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें तो है ही। अब बात आती है कि अगर ये एरिया पर डिपेंड कर रहा है तो किस शेप के लिए ज़्यादा टॉर्क होगा, सबसे ज़्यादा टॉर्क होगा। क्या सर्कुलर लूप के लिए ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, क्या रेक्टेंगुलर लूप के लिए ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर बात कर लेते हैं तो भाई अपना जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है 2a+b, यही होता है। अगर हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो उसका जो पेरीमीटर होता है, इसे c से लिखते हैं सरकमफरेंस, और ये होता है 2πr। ठीक है, और इन दोनों केसेस में जब हम बात करते हैं तो दोनों केसेस में अगर सेम पेरीमीटर हो, ठीक है, अगर सेम आपने वायर लिया हुआ है और उसी वायर को आपने एक बार रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, एक बार सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर दिया है, तो किसका टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, यहाँ हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखें, जो अपना एरिया ज़्यादा मिलेगा वो सर्किल के केस में मिलेगा। ठीक है, सर्किल के केस में जो एरिया है वो ज़्यादा मिलेगा, सर्किल के केस में एरिया जो है वो ज़्यादा मिलेगा। किसके कंपेरिजन में, एरिया रेक्टेंगल के केस के एरिया के कंपेरिजन, इससे ज़्यादा मिलेगा। और जब एरिया ज़्यादा मिलेगा तो मतलब सर्कुलर लूप जो होगा वो ज़्यादा टॉर्क को कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है, सर्कुलर लूप ये सबसे ज़्यादा लूप कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम टॉर्क। उसके बाद रेक्टेंगल ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सर्किल से ज़्यादा टॉर्क नहीं मिलेगा क्योंकि एरिया सबसे ज़्यादा होगा। सेम पेरीमीटर के लिए सबसे ज़्यादा एरिया होगा, इसी सर्किल का एरिया होगा। ठीक है, जो अपना ये है 2πr के लिए, इसके लिए जो अपना a है AC यानी कि सर्कुलर लूप के लिए वो πr², यही सबसे मैक्सिमम होगा। अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम नहीं आएगा। इस वजह से सर्कुलर लूप अगर है तो यहाँ हमें मैक्सिमम मिलेगा, टाउ मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर इस केस में क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, टाउ मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि एरिया इस बार मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, एरिया मैक्सिमम आ रहा है। और तीसरी बात जो इससे संबंधित है बच्चों, वो ये है कि जो टॉर्क होता है
टॉर्क को इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसके साथ बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अपना रखा जाता है, अपना डाइपोल रखा जाता है, उस पर जो फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो टॉर्क होता है, अगर यहाँ मैं एम लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यहाँ ए लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वो वैल्यू कितनी होती थी, P यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था उसकी वैल्यू, उसका वेक्टर, और इसके साथ क्रॉस करते थे हम E के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो देखें ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एनालॉगस हैं, है कि नहीं, एनालॉगस है कि नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम, हर जगह सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था वैसे यहाँ पर भी आ रहा है। और इसका रीज़न ये भी है, इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि जो चार्ज है, वहाँ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे थे तो चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ जब भी हम बात करते हैं तो करंट की बात करते हैं, ठीक है, करंट की बात करते हैं। और चार्ज और करंट ये दोनों तो आपस में रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि जब चार्ज में हम T से भाग करते हैं, पर यूनिट टाइम लेते हैं कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये बन जाता है करंट, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा हम स्टेशनरी चार्ज की बात कर रहे थे, और यहाँ जो अपना मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे वो करंट की बात करेंगे। और करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज से ही करंट यहाँ पर बनती है, करंट प्रोड्यूस होती है। इस वजह से ये दोनों रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल सेम काम करते हैं टॉर्क के लिए, ठीक है, दोनों में सेम काम करते हैं। यहाँ B के साथ मल्टी क्रॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ E के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस होता है टॉर्क के लिए, और फिर टॉर्क की वैल्यू आती है, ठीक है। चौथी चीज़ ये है बच्चों, चौथी चीज़ हम देखते हैं कि अगर मान लिया कि ये दोनों, ये जो टॉर्क है, ये जो लूप है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। दो बातें इसी में कर लेते हैं। पहली बात ये है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें जो फोर्स होता है, नेट फोर्स वो क्या होता है, ज़ीरो होता है भाई, ठीक है। लेकिन टॉर्क जो होता है, नेट टॉर्क की बात कर लेते हैं, तो टॉर्क यहाँ पर ज़ीरो नहीं आता है, टॉर्क की कुछ वैल्यू होती है। टॉर्क क्या करता है, यहाँ पर जो टॉर्क है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई क्या भाई, टॉर्क यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये ज़ीरो नहीं होता है। किस केस में, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें अगर लूप को रखा जाता है तो। दूसरी बात यहीं पर यह है कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इस फील्ड में अब हमारे पास कितना फोर्स वगैरह लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स वगैरह कितना लगेगा, नेट फोर्स जो है, इस बार नेट फोर्स भी ज़ीरो नहीं आएगा, नेट फोर्स इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ मिलेगी, ये ज़ीरो नहीं आएगा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। और जो नेट टॉर्क है, इसकी बात तो छोड़ ही दें, ये तो बिल्कुल यहाँ भी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, उसमें ज़ीरो नहीं था, यहाँ कैसे ज़ीरो होगा भाई, ये तो ज़िद्दी टाइप का है, ये कभी ज़ीरो नहीं होता, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क जो है ज़ीरो नहीं होता। फोर्स ज़ीरो हो जाता है यूनिफॉर्म फील्ड में, और फोर्स ज़ीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, कब, जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तब, ठीक है। नो लिखा, यहाँ पर नॉन लिखना था भाई, नॉन, ठीक है, नॉन खटाई, नॉन, और क्या होता है भाई, नॉन रोटी होती है। इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, टॉर्क भी एग्जिस्ट करता है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहाँ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नेट फोर्स ज़ीरो होता है, लेकिन टॉर्क फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलता है, उसकी वैल्यू मिलती है। तो ये देखा हमने आज पूरा जो है इस टॉर्क के बारे में, टॉर्क की वैल्यू भी हमने निकाली है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकाले, फार्मूला डेराइव किया है, और फार्मूला डेराइव करने के बाद इसके बारे में जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हमने देखा है। किन बातों पर ये डिपेंड कर रहा है, एरिया पर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, एरिया पर इस वजह से डिपेंड कर रहा है, ये बात और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सिर्फ एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो लूप रखा गया है उसके शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी भी शेप का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एरिया से फ़र्क पड़ता है टॉर्क को। यानी टॉर्क हमें अगर चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो एरिया ज़्यादा चाहिए हमें लेना पड़ेगा, एरिया कम लेंगे तो टॉर्क भी कम मिलेगा। अब शेप से कोई मतलब नहीं रह गया, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर शेप का हो, चाहे किसी भी शेप का हो, ये टॉर्क जो है हमेशा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ एरिया से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, शेप से कोई मतलब है ही नहीं, चाहे उसका शेप कुछ भी हो, ठीक है। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टॉर्क किस केस में मिलता है, सर्कुलर लूप के केस में मिलता है, क्योंकि उसी समय अगर गिवन पेरीमीटर की बात करते हैं तो सर्कुलर लूप के केस में यहाँ पर जो एरिया होता है, एरिया वो मैक्सिमम होता है,
एरिया क्या मिलता है, मैक्सिमम। जब एरिया मैक्सिमम मिल गया तो फिर टॉर्क भी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो बस यही केस है, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिलेट करके दिखाई। एनालॉगस कैसे था होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक टॉर्क हुआ, एनालॉगस कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये हमने बताया यहाँ पर। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में भी हमने चर्चा की, यहाँ पर जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो नेट फोर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। अब क्या करते हैं, ये जो फार्मूला हमने हमारे पास आया है, ठीक है, वो क्या है, एम बी साइन थीटा, NIA-B साइन थीटा, या फिर कहें टाउ वेक्टर बराबर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। ये जो फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि आखिर इस फार्मूले को अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ समझ लेते हैं, तभी हमें चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, थियोरी पढ़ ली, अब हमारे पास न्यूमेरिकल का टेंशन होता है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज हम थोड़ा सा एक ही एग्जांपल लेकर के देखेंगे और हम सब कुछ बता देंगे आपको। कोई टेंशन, कोई भी आपको डाउट रह नहीं जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको लिखते हैं, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा गैप लेंगे हम, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे एक सही अप्रोच के साथ, और ये बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे, कुछ भी वहाँ पर हम टिपिकल चीज़ें नहीं बताएंगे। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल हमारे पास जिसकी बात हम कर रहे थे। इसकी सहायता से हम वो जो फार्मूला अभी डिराइव किए हैं, ठीक है, टॉर्क के लिए, उसको यूज़ करके देखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको जो है यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उस चीज़ों को हम यहाँ पर नोट डाउन करते चले जाएंगे या फिर अंडरलाइन करते चले जाएंगे, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर गिवन लिख करके फिर उन चीज़ों को एक साथ लिख लो ताकि सामने दिखाई दे। पहले पढ़ते हैं, अ स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया। ये स्क्वायर शेप का एक एरिया है। हमने ये पढ़ा है कि जो टॉर्क है वो तो भाई किसी शेप पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो शेप से कोई मतलब नहीं रह गया, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे मतलब है हमारा ये जो एरिया दिया गया है, इससे मतलब है ये ए की वैल्यू है, इससे मतलब है इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क निकालने के लिए ऑफ 200 टर्न्स। ये एन की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू है, कैपिटल एन की वैल्यू ये दी गई है। कैरीज अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ये आई की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू, यानी ये बी की वैल्यू दी गई है, कैपिटल बी की वैल्यू 0.2 टेस्ला, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो कॉइल है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, मतलब कॉइल को इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से। हमारे लिए फील्ड ऐसे है, दो मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जा रहा है इस तरीके से, तो हमने प्लेन को ऐसे रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, इस फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा है इस तरीके से। इस तरीके से अपना क्या है, कॉइल है, ठीक है। अब ये ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, वो अलग बात है। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब उसका प्लेन जो है 60 डिग्री के एंगल बनाता है, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये फील्ड के साथ जो इसका डायरेक्शन है, वो जो है, जो प्लेन है वो बनाता है 60 डिग्री का एंगल। ये थीटा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू। इन विच ओरिएंटेशन विल द कॉइल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी पूछा जा रहा है कि किस जो है ओरिएंटेशन में, किस सिचुएशन में ये जो कॉइल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। बात यही है, जहाँ टॉर्क जीरो हो जाए उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो होता है, थीटा जीरो होता है तभी होता है। लेकिन देखें यहाँ थोड़ा सा अलग क्या दिया गया है, जो प्लेन है, प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड के साथ प्लेन का एंगल दिया गया है, जबकि प्लेन के नॉर्मल जो चीज़ हम खींचते हैं, जो अपना नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन का, उसके साथ जो बी का एंगल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, उस थीटा की बात हम फोर्स में करते हैं, इस फार्मूले में करते हैं। टॉर्क के लिए फार्मूला जो होता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्लेन के साथ 60 बना रहा है तो नॉर्मल के साथ बनाएगा 30, 90 माइनस थीटा कर लेंगे, 90 माइनस ये जो थीटा है ये कर लेंगे। ये थीटा नहीं है, इसको आप अल्फा मान लो, ये क्या है, ये अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा की वैल्यू इतनी दी गई है। अब हमें थीटा निकालना है, थीटा तो क्या करेंगे हम, 90 माइनस अल्फा कर लेंगे, ठीक है। ये प्लेन के साथ एंगल को घटा देंगे इसके साथ 90 में से, तो आ जाएगा कि नॉर्मल वेक्टर जो है, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, उसके साथ कितना एंगल आएगा, हम 90 करेंगे यहाँ पर, यहाँ 60 लिखेंगे और फिर क्या होगा, यहाँ 30 आ जाएगा।
अब ये थीटा की ओरिजिनल वैल्यू आई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि वो फार्मूला जो हमारे सामने आ जाए और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्या था कि एम बी और उसके बाद साइन थीटा था। ठीक है, थीटा है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास, एम जो है उसको वो होता था एन आई ए, ध्यान दीजिएगा एन आई ए था। फिर उसके बाद क्या करें, एम की जगह हमने ये चीज़ रखा। ठीक है, उसके बाद बी को जैसे का तैसे रखें और फिर साइन थीटा लिख देते हैं। अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। उसके लिए जिस सिचुएशन में ये बात कर रहा है, जो चीज़ें गिवन है उनके लिए ये फार्मूला हमारे पास हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, एरिया की वैल्यू भी है। एरिया दिया है कि नहीं, हाँ यहाँ पर यहाँ एरिया दिया हुआ है। और उसके बाद बी की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा निकाल लेंगे। बस यही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम बताना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने बताया कि जहाँ पर थीटा 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कब होगा, यहाँ पर ये कब मिलेगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिस समय उसके ऊपर फोर्स, वैसे नेट फोर्स तो 0 होता है, टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है तब भी नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टाउ को 0 करना होता है। ये कब 0 होगा, जब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब टाउ यहाँ पर जो होगा, थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 जब करेंगे तो होगा क्या कि ये नॉर्मल के साथ एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब जो अपना नॉर्मल है इस तरीके से। ठीक है, अब नॉर्मल अपना जो नॉर्मल है, ठीक है, इस प्लेन का नॉर्मल इस फील्ड के साथ 0 डिग्री बना ले, मतलब हमें प्लेन को इस तरीके से रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन को हमें परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन होगी, थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर कहें प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर व्हेन, लिखेंगे व्हेन, कब पूछा जा रहा है ना, व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, जो लास्ट में पूछा गया था क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, इससे हमने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है इसके मैग्नीट्यूड की। वैल्यू सब कुछ है हमारे पास, चलो रखते हैं। कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर होता तो 100 से डिवाइड कर देते, लेकिन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10,000 से यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या फिर करें, एक काम करते हैं, इसी में हम 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। बस यही चेंज करना था, बाकी सारी चीज़ें तो दी गई हैं, सेम है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये एम्पियर में, अगर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होता तो उसको चेंज करते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया 200, आई दिया गया कितना, 5 एम्पियर। ए जो दिया गया है वो कितना है, 100 × 10⁻, हमने -4 करके इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। बी की वैल्यू है यहाँ पर 0.2 और उसके बाद टेस्ला है, ये वैल्यू ठीक है। फिर साइन लिखा है, साइन और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 आई है। ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और छोटा करके लिखते हैं, यहाँ पर 5 और ये 0.2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट भी लगा है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो 1 आ जाएगी, 1 से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फिर ठीक है। 200 और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर साइन 30 आएगा। देखें यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो क्यों ना हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 100 आ जाएगा। अब कहीं भी कुछ बचा नहीं है जो डिजिट में हो, सब जो है 10 टू द पावर का मैटर यहाँ बचा हुआ है। यहाँ 10 टू द पावर ये 100 है और ये 100 है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 बचा हुआ है। बाकी कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है, मतलब टाउ जो होगा यहाँ पर, टाउ की वैल्यू की बात करेंगे तो आएगा कितना, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा ये होगा 1, और फिर ये जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और फिर जो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूटन मीटर। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। और फिर हम ये जो क्वेश्चन है आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। देखा हमने कि यहाँ पर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप था जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था,
और उसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखा था। उस पर देखा हमने कि एक दो साइड उसकी ऐसी हैं जिस पर टॉर्क लग रहा है, जिस पर कपल का फॉर्मेशन हो रहा है, कपल लग रहे हैं, उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से वो जो पूरा रेक्टेंगुलर लूप है वो घूमता है, रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है। और उस पर लगने वाले फोर्स का भी फार्मूला हमने डिराइव किया, उसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाला है और एक्सप्रेशन बहुत ही मज़ेदार आया था। उसको हमने एक फार्मूले, एक एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझा भी कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ये एग्जाम्पल लिया हमने, थोड़ा पढ़ने में बड़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद हमने देखा कि सोल्यूशन इसका तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन बड़ा था, सोल्यूशन छोटा है, ये आसानी से हमने समझ लिया इसको। और हमने ये भी देखा भाई कि यहाँ पर जो अपना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर आखिर होता क्या है। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एनालॉगस क्या क्या है, एनालॉजी क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी टॉर्क की, जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो उसका जो है इलेक्ट्रिक टॉर्क के साथ क्या संबंध है, कैसे दोनों सिमिलर हैं, ये चीज़ देखा हमने। और तीसरी बात हमने ये भी देखी कि कहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, किस कंडीशन में उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता, जब थीटा 0 होता है तो कोई टॉर्क नहीं लगता उसके ऊपर, ठीक है। थीटा होता क्या है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर खींचते हैं, नॉर्मल वेक्टर, उसमें जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच को, उसको थीटा कहते हैं। अगर बाई चांस कभी प्लेन के साथ एंगल दे दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें 90 में से घटाना पड़ता है, तब जाकर के वो थीटा मिलता है, जिस थीटा की बात इस फार्मूले में की जा रही है। ये सब कुछ किया हमने ये भी देखा यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा एरिया एक सर्कुलर लूप का होता है सेम पेरीमीटर के लिए, अगर बात करें, अगर पेरीमीटर सेम है मतलब एक ही वायर है, उसी वायर से हमें एक बार सर्कुलर लूप बनाना है, एक बार रेक्टेंगुलर लूप बनाना है, एक बार स्क्वायर लूप बनाना है, तो सबसे ज़्यादा एरिया सर्कुलर लूप का आता है। और उसी केस में जब एरिया ज़्यादा होगा तो उसी केस में मैक्सिमम टॉर्क भी हमें हमको मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी हमने और कुछ भी हमने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और बिल्कुल सही तरीके से आज हम यहाँ पर इसको क्लोज किए हैं, डिस्कस किए हैं। और हमें ये पूरा भरोसा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में इस वीडियो को देखने के बाद। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में।